हमारे सामने NISM और IFSCA की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वर्कबुक है और आज हम इसकी कह सकते हैं नब्ज पर हाथ रखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 की। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि 2005 के नियम आज के इस हाई स्पीड डिजिटल दौर में कितने प्रासंगिक हैं। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद आपको हैरान करे। ये आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। अच्छा? हाँ, आप ऐसे सोचिए, PMLA एक्ट 2002 ने हमें एक मजबूत हथियार तो दे दिया। हाँ, एक फ्रेमवर्क दे दिया। बिल्कुल, लेकिन उस हथियार को चलाना कैसे है, निशाना कहाँ लगाना है, ये सारी बातें इन 2005 के नियमों में ही लिखी हैं। ये नियम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर भारत की पूरी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मशीनरी चलती है। मतलब ये सिर्फ कुछ रूल्स नहीं है बल्कि एक तरह की प्लेबुक है जो फाइनेंशियल सिस्टम को अपराधियों से बचाने के लिए बनाई गई है। तो इस चर्चा का मकसद है इस प्लेबुक को समझना, इसके पीछे के कैसे और क्यों को डिकोड करना। हम देखेंगे कि ये नियम कैसे एक जाल बिछाते हैं ताकि अवैध पैसा हमारे सिस्टम में घुस न सके। बिल्कुल, ये एक शतरंज के खेल की तरह है। एक तरफ वो लोग हैं जो पैसे को छिपाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ ये नियम है जो उनकी हर चाल का जवाब देने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए इस खेल को समझना शुरू करते हैं। अगर हमें अवैध पैसे को पकड़ना है तो सबसे पहला कदम क्या होगा? जाहिर है, हमें पैसों की हरकतों पर नजर रखनी होगी। तो ये नियम बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों को किस तरह के लेन देन पर नजर रखने के लिए कहते हैं। वो पहला जाल क्या है जो बिछाया जाता है? नियम 3 यानी रूल 3 इसी पहले जाल की बात करता है और ये बहुत स्पष्ट सीमाएं तय करता है। सबसे पहले 10 लाख रुपए से ज्यादा के सभी नकद लेन देन। ये एक बड़ी और साफ रेड लाइन है। लेकिन अपराधी तो चालाक होते, वे जानते हैं कि 10 लाख की सीमा है। हाँ, तो वो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे ताकि पकड़े ना जाएं। ठीक यही, इसे स्मर्फिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको एक हाथी को छुपाना है तो आप उसे एक बार में नहीं छुपा सकते, आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। मनी लॉन्ड्रर भी यही करते हैं। इसलिए नियम कहता है कि 1 महीने के भीतर हुए ऐसे नकद लेन देन की पूरी सीरीज, जो अलग अलग तो 10 लाख से कम हो लेकिन कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा हो जाएं, उन पर भी नजर रखनी होगी। कमाल है। मतलब सिस्टम सिर्फ एक अकेले ट्रांजैक्शन को नहीं देख रहा, वो एक पैटर्न को पकड़ रहा है। बिल्कुल। और क्या क्या आता है इस जाल में? बताइए। बहुत कुछ। गैर लाभकारी संगठनों यानी NPOs को मिलने वाली 10 लाख से ज्यादा की हर रसीद। कोई भी नकद लेन देन जिसमें जाली नोटों का इस्तेमाल हुआ हो। 1 मिनट, जाली नोट? मुझे लगा था ये तो पुलिस का काम है। बैंक को इसका रिकॉर्ड क्यों रखना है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जाली नोटों का सर्कुलेशन अक्सर बड़े संगठित अपराध या कहिए आतंकी गतिविधियों से जुड़ा होता है। अच्छा। अगर एक ही ब्रांच में बार बार जाली नोट जमा हो रहे हैं तो ये एक बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए से ज्यादा के सभी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स और 50 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री भी इसके दायरे में आती है। 50 लाख की प्रॉपर्टी से लेकर जाली नोटों तक। इसका मतलब है कि सिस्टम की नजर हर जगह है। लेकिन इन सब में सोर्स ये कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण है संदिग्ध लेन देन यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना। ये शब्द बहुत सब्जेक्टिव लगता है। एक बैंकर के लिए संदिग्ध क्या होता है? क्या ये सिर्फ बड़ी रकम है? यही इस पूरे सिस्टम का दिल है। संदिग्ध का मतलब सिर्फ बड़ी रकम नहीं है, शक पैटर्न से पैदा होता है। सोचिए, एक ऐसा खाता जो सालों से बंद पड़ा था, उसमें अचानक दुबई से लाखों रुपए आ जाते हैं और अगले ही दिन वो पैसा गायब हो जाता है। हाँ, या वो पैसा कई छोटे छोटे खातों में ट्रांसफर हो जाता है, ये संदिग्ध है। या फिर कोई छात्र जिसके खाते में आमतौर पर महीने के कुछ हजार रुपए आते हैं, वो अचानक रोजाना 49,000 रुपए नकद जमा या निकाल रहा है। ठीक, 50,000 की सीमा के नीचे। बिल्कुल, ये पैटर्न ही संदेह पैदा करता है, रकम नहीं। ये एक तरह की कला और विज्ञान का मिश्रण है। ठीक है, तो सिस्टम ने लेन देन के पैटर्न को पकड़ लिया, लेकिन ये तो सिर्फ डेटा है। इस डेटा को मतलब देने के लिए हमें ये जानना होगा कि इन लेन देन के पीछे इंसान कौन है। यहीं पर KYC या जिसे नियम ग्राहक सम्यक तत्परता क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस CDD कहते हैं, उसकी भूमिका आती है। नियम 9 इस पर बात करता है और ये सिर्फ आधार या पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेने से कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। CDD के आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, ग्राहक की पहचान करना और उसे स्वतंत्र और विश्वसनीय दस्तावेजों से वेरीफाई करना। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरा स्तंभ ज्यादा दिलचस्प है। वो है व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य
और प्रकृति को समझना। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? आधार और पैन कार्ड तो पहचान सत्यापित करने के लिए मानक हैं, लेकिन एक बैंक ये कैसे तय करता है कि किसी रिश्ते का उद्देश्य क्या है? क्या वे हर ग्राहक का इंटरव्यू लेते हैं कि आप खाता क्यों खोल रहे हैं? इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन वे आपसे फॉर्म में जानकारी भरवाते हैं। आप एक सैलरी अकाउंट खोल रही हैं या बिजनेस अकाउंट, आपकी अनुमानित सालाना आय कितनी है, आप किस तरह के लेन देन करने की उम्मीद करती हैं, ये सारी जानकारी एक बेसलाइन बनाती है। अगर आपका घोषित उद्देश्य महीने में 50,000 रुपए की सैलरी पाना है, लेकिन आपके खाते में अचानक 20 लाख रुपए का लेन देन हो जाता है, तो ये आपके बताए गए उद्देश्य से मेल नहीं खाता। अच्छा, तो यहीं से शक की सुई घूमने लगती है। वहीं से। और तीसरा स्तंभ? तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ है पर्दे के पीछे के असली खिलाड़ी को ढूंढना। यानी ये पता लगाना कि क्या ग्राहक किसी और की तरफ से काम कर रहा है, जिसे हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। मतलब वो असली मालिक कौन है जिसके फायदे के लिए ये खाता या लेन देन हो रहा है? सही पकड़ा। बेनिफिशियल ओनर। यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। ये वो जगह है जहां अपराधी कंपनियों, ट्रस्टों और पार्टनरशिप के जटिल जाल के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। तो इन नियमों के पास इस जाल को भेदने का क्या तरीका है? नियम यहाँ बहुत सटीक हो जाते हैं। अगर आपका ग्राहक एक कंपनी है, तो आपको उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को ढूंढना होगा जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर, मुनाफा या वोटिंग अधिकार हैं, या फिर वो व्यक्ति जिसके पास कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का अधिकार है, भले ही उसके पास शेयर ना हो। तो ये 10% की सीमा क्यों? 5% या 20% क्यों नहीं? इसमें कोई खास वजह है? हाँ, ये बहुत सोच समझ कर तय की गई सीमा है। देखिए, 10% एक ऐसा स्तर है जो काफी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को दिखाता है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि हर छोटे निवेशक पर नजर रखनी पड़े, जो कि अव्यावहारिक होता। और अगर इसे ज्यादा कर देते तो लोग बच निकलते? बिल्कुल। अगर इसे 20% कर देते तो अपराधी आसानी से 19% पर रहकर बच निकलते। तो ये व्यावहारिकता और सुरक्षा के बीच का एक संतुलन है। और असली चुनौती तो तब आती होगी जब ये सब सीधा सीधा न हो। असल चुनौती वही है, जब ये 10% का स्वामित्व सीधे सीधे ना होकर केमन आइलैंड से लेकर सिंगापुर तक फैली 5 अलग अलग कंपनियों के जाल के जरिए होता है। उसे सुलझाना असल में एक जासूसी का काम है। और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्ट हो तो? पार्टनरशिप फर्म के लिए भी 10% पूंजी या मुनाफे का नियम है। ट्रस्ट के मामले में ये और भी पेचीदा है। आपको ट्रस्ट बनाने वाले, ट्रस्टी और 10% या उससे ज्यादा हित वाले सभी लाभार्थियों की पहचान करनी होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प नियम ये है, अगर इन सभी तरीकों से भी कोई असली मालिक नहीं मिलता या ढांचा इतना जटिल है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो व्यक्ति उस कंपनी या फर्म का वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी है, उसे ही बेनिफिशियल ओनर मान लिया जाएगा। हाँ, एक तरह से ये नियम कहता है कि आप किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराएंगे ही। ये तो वाकई हर दरवाजा बंद करने जैसा है, लेकिन ये सब बहुत पारंपरिक और कागजी काम लगता है। आज के युग में इसे कैसे किया जा रहा है? सोर्स में डिजिटल केवाईसी का जिक्र है, जो इन नियमों को आज की तकनीक से जोड़ता है। हाँ, और ये प्रक्रिया बहुत ही सुनियोजित है। इसमें सिर्फ दस्तावेज अपलोड नहीं करने होते। रिपोर्टिंग इकाई का एक प्रशिक्षित अधिकारी वीडियो कॉल पर ग्राहक की लाइव तस्वीर लेता है। साथ ही ग्राहक को अपना ओरिजिनल पहचान दस्तावेज कैमरे पर दिखाना होता है, जिसकी भी लाइव तस्वीर ली जाती है। ये सब कुछ सिर्फ बैंक या उस संस्थान के अपने सर्टिफाइड एप्लीकेशन के जरिए ही हो सकता है। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और टाइम स्टैम्प तो समझ आता है, लेकिन ये लाइव तस्वीर को कैसे वेरीफाई करता है? क्या कोई एआई या खास तकनीक इस्तेमाल होती है ताकि कोई व्यक्ति सिर्फ एक रिकॉर्डेड वीडियो चलाकर सिस्टम को धोखा न दे सके? बिल्कुल, यहीं पर तकनीक का कमाल है। इस प्रक्रिया में लाइवनेस डिटेक्शन का इस्तेमाल होता है। सिस्टम ग्राहक को अचानक कुछ करने के लिए कह सकता है, जैसे कृपया 3 बार पलकें झपकाएं या अपना सिर दाईं ओर घुमाएं। अच्छा, एक रिकॉर्डेड वीडियो ऐसा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। इसके अलावा सिस्टम ग्राहक की तस्वीर और उसके दस्तावेज पर मौजूद तस्वीर का फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए मिलान भी करता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया पर एक डिजिटल वाटरमार्क लगता है, जिसमें जीपीएस लोकेशन, टाइम स्टैम्प और अधिकारी का नाम होता है। तो इससे धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। लगभग खत्म। ठीक है, तो एक बैंक के पास ये सारे नियम हैं, उनके पास आधुनिक तकनीक भी है, लेकिन एक बड़े संस्थान में हजारों कर्मचारी होते हैं। आखिर में जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर कुछ गड़बड़ हो तो किसका कॉलर पकड़ा जाएगा? सोच में प्रधान अधिकारी और नामित निदेशक का उल्लेख है। उसका काम संस्थान के भीतर से आने वाली सभी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी को इकट्ठा करना और उन्हें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU को रिपोर्ट करना है।
वो एक तरह से संस्थान और सरकार के बीच का गेटकीपर है। और नामित निदेशक, उसकी भूमिका क्या है? नामित निदेशक या डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बोर्ड का सदस्य होता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई होल टाइम डायरेक्टर। वो बहुत ही सीनियर व्यक्ति होता है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि कंपनी पीएमएलए के तहत अपने सभी दायित्वों का पूरी तरह से पालन कर रही है या नहीं। मतलब सिस्टम बनाने और उसे लागू करवाने की अंतिम जवाबदेही नामित निदेशक की होती है। तो अगर कोई बड़ी चूक होती है तो कानून की नजर में वही जिम्मेदार माना जाएगा? हाँ, वही माना जाएगा। ये तो बहुत स्पष्ट जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अब एक व्यावहारिक सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई ग्राहक सहयोग नहीं करता, वो जरूरी दस्तावेज नहीं देता, ये बेनिफिशियल ओनर के बारे में जानकारी छुपाता है, तब बैंक क्या करता है? क्या वो बस हाथ खड़े कर सकता है? बिल्कुल नहीं। नियम इस मामले में बहुत सख्त और स्पष्ट हैं। अगर सीडीडी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो संस्थान को 4 कदम उठाने ही होते हैं। क्या है वो कदम? पहला, उस ग्राहक का खाता नहीं खोलना है। दूसरा, अगर खाता खोलने की प्रक्रिया में है तो कोई लेन देन नहीं करना है। तीसरा, अगर उस ग्राहक के साथ पहले से कोई व्यावसायिक संबंध है तो उसे तुरंत समाप्त कर देना है। और चौथा कदम? वो जरूर सबसे महत्वपूर्ण होगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि संस्थान को यह सोचना होगा कि क्या इस असहयोग की वजह से एक संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट यानी एसटीआर फाइल करने की जरूरत है। अच्छा, क्योंकि एक ग्राहक का अपनी असली पहचान या पैसे के स्रोत को छिपाने की कोशिश करना अपने आप में सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ये विफलता खुद में एक संदिग्ध गतिविधि है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये नियम सिर्फ कुछ फॉर्म भरने या रिकॉर्ड रखने के बारे में नहीं है। ये एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है। पहले लेन देन पर नजर रखकर एक चौड़ा जाल बिछाया जाता है, फिर सीडीडी के जरिए ये देखा जाता है कि उस जाल में कौन फंसा है, और आखिर में बेनिफिशियल ओनर की पहचान करके असली अपराधी तक पहुंचा जाता है। हर कदम बहुत सोच समझकर बनाया गया है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारी वित्तीय प्रणाली को साफ रखने के लिए जरूरी है। और ये हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ती है। बताइए। सोर्स में सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री यानी CKYCR का भी जिक्र है। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जहां सभी ग्राहकों का केवाईसी डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इससे बैंकों का काम आसान होता है और धोखाधड़ी रुकती है। एक तरफ ये सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, लेकिन दूसरी तरफ ये हर नागरिक की वित्तीय पहचान का एक विशाल केंद्रीय डेटाबेस भी बनाता है, जहां हमारे सभी वित्तीय रिश्तों की जानकारी एक जगह इकट्ठा होती है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में हमें ढूंढना होगा, कि एक सुरक्षित वित्तीय प्रणाली बनाने की इस कोशिश में व्यक्तिगत गोपनीयता और निगरानी के बीच सही संतुलन कहाँ और कैसे बनाया